बच्चों, आज हम एक नया विषय आपके सामने चर्चा के लिए लाए हैं। वो है विषय क्या है? भूकंप। और दूसरी तरफ हम कहते हैं सुनामी। वास्तव में सुनामी भी भूकंप ही है, लेकिन दो शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है उसकी चर्चा हम थोड़ा बाद में करेंगे। सुनामी भी भूकंप ही, जो कि महासागरों में होता है। अब हम ये देखें कि भूकंप क्या है, क्यों है, इसके क्या कारण है, क्या सावधानियां, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहली चीज क्या है कि भूकंप की जो स्टडी की जाती है, जिस विषय का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं साइस्मोलॉजी। साइस्मोलॉजी क्योंकि एक कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप की स्टडी करने वाले विषय को हम क्या कहते हैं। और लिखा भी द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड सेस्मिक रेज वेव्स एंड दैट मूव थ्रू एंड अराउंड द अर्थ, ए ब्रांच ऑफ जियोफिजिक्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कंपटीशन में भी कभी पूछा जाता है कि ये किसका भाग है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाएगा किसका पार्ट है, तो आप ये बताएंगे कि जियोफिजिक्स का पार्ट है। दूसरा क्या है कि भूकंप की स्टडी का जिस विषय पे हम कहते हैं, जिस पे अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है साइस्मोलॉजी। ठीक है। अब दूसरी चीज हमने लिखा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल के बारे में क्या है? हमने लिखा है दिस इज द मैग्नीट्यूड स्केल। मैग्नीट्यूड को पता है ताकत, किसी चीज का ताकत कितना है। जैसे किसी को हमने मारा, एक मुक्का मारा कमजोर आदमी ने, दूसरे ने तेजी से मारा, तो उसका मैग्नीट्यूड अधिक होगा क्योंकि उसके अंदर ताकत ज्यादा है। तो वही चीज होता है, रिक्टर स्केल की इंटेंसिटी की ताकत कितना ज्यादा है, उसको हम किस पे नापते हैं? वो कहते हैं रिक्टर। दिस इज मैग्नीट्यूड स्केल विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक मतलब आदमी कहता है भूकंप कितना तेज आया था, कितनी तीव्रता आती है। आप जब पढ़ते हुए आता होगा कि भूकंप जो है रिक्टर स्केल पर 5 पॉइंट समथिंग किया गया, वहां पर 2 पॉइंट समथिंग किया गया, वहां 8 आया। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? रिक्टर स्केल एक मेजरमेंट होता है जिसपे कि मालूम हो जाता है कि हमारी जो भूकंप की तीव्रता है वो कितनी ज्यादा थी, उसका पावर कितना था। ठीक। अब दूसरा आता है कि ये किसने बनाया था? चार्ल्स फ्रैंसिस रिक्टर। इन्हीं के नाम पे जो है क्या है, डेवलप्ड इट एंड प्रेजेंटेड इन 1935 पेपर। 1935 में इन्होंने इस चीज को डेवलप किया कि अब भूकंप की तीव्रता को नापने, कोई हर चीज का स्केल होता है। हम कहते हैं ना कि इसका स्केल है कि इसमें नापा गया तो इतना है। जैसे हम थर्मामीटर पे कहते हैं कि टेम्परेचर इतना हो गया, या कहीं बैरोमीटर पे कहते हैं प्रेशर इतना, इस तरह की चीजें कहते हैं। तो इसी तरीके से अब भूकंप आ रहा है, भूकंप की ताकत कितनी, इंटेंसिटी कितनी है, उसकी ताकत की स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मेजरमेंट करने के लिए जो जिस जियोलॉजिस्ट ने काम किया था वो थे मिस्टर चार्ल्स फ्रैंसिस रिक्टर। और इन्होंने अपना डिटेल स्टडी जो है 1935 में एक पेपर जो जर्नल पर निकाला था, उसमें इन्होंने इस चीज को दिखाया था कि ये क्या चीज कैसे है। अब आता है सेस्मोग्राफ एंड मीटर। मैंने लिखा है एक मीटर ऐसा होता है जिससे कि भूकंप के हम तीव्रता को नापते हैं। ठीक है। अब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देते हैं तो सेस्मोग्राफ हो जाता है। तो आप बस यहां पे समझ लीजिए कि सेस्मोमीटर जो होता है मेजर करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, और फिर भूकंप मापी यंत्र भी हिंदी में हम बोलते हैं, जहां पर कि इसको हम प्लॉट करके देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी। अब प्रश्न अलग आता है कि ये तो हमने देख लिया कि भूकंप क्या है, कैसे नापते हैं, कितना होता है इंटेंसिटी। अब ये प्रश्न उठता है कि भूकंप के कारण क्या क्या है। तो पहला हमने लिखा है विवर्तनिकता। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि वर्ल्ड में हर जगह माना जाता है कि ज्यादातर जो डिजास्टर, खतरनाक जो भूकंप आते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स। ओके, शिफ्ट मतलब प्लेट की शिफ्टिंग के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। दूसरा आता है ज्वालामुखी, दैट मींस वैल्कनो। ज्वालामुखी के साथ कैसा क्या होता है? ज्वालामुखी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ज्वालामुखी कहां फटता है? होता क्या है कि पृथ्वी की जो मेंटल है, अपर मेंटल है, वहां पर मैग्ना, राख, जलवाष्प तमाम चीजें हैं जो कि हमेशा संबंध धारा के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी किया है। वो लगातार घूमते रहते हैं और अर्थ का वो पोर्शन जहां पर कि एक कमजोर उसको पाता है, वहीं पर टूटने की कोशिश करता है। तो अचानक क्या होता है कि मान लीजिए कि ये चीज यहां पे है, जैसे कि आप ये समझिए, मैं मान लूं कि यहां पे ये अर्थ के ऊपर कहीं ये पोजीशन बनी हुई है। ठीक।
और इसको मान लीजिए कि ये पोजीशन ऐसे है, अर्थ के नीचे ये मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा भरा हुआ है। अचानक क्या होता है कि वो तो प्रेशर डाल रहा है बार बार अर्थ के इस पोर्शन पे, टेस्ट के ऊपर पोर्शन है, अचानक विस्फोट हो जाता है, जहां से भी जगह पाता है वो इसके अंदर से मैग्ना निकलना शुरू करता है, करते 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 ऐसे आता है। तो ये जो झटका देता है टूटने के समय वैल्केनो का कहता, उससे क्या होता है, अर्थ के अंदर कंपन पैदा होता है। किसी भी चीज को आप झटका देंगे, प्रेशर डालेंगे, कंपन पैदा होता है। अरे आप कहते हैं रेलवे लाइन पे चले जाइए, रेलवे लाइन पे पैर रख कर देखिए, आप अगर उसे कान लगा दीजिए, रेलवे लाइन ट्रेन बहुत दूर रहती तभी कंपन हो जाता है। छोटी चीजें होता है, अगर आपके आसपास पटाखे बहुत तेजी से बजते होंगे तब भी आप देखेंगे खिड़की पे हिलने लगती है। या अगर आप उस एरिया में रहते हो जहां पर कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे जब वो क्या करते हैं, प्लेन जब टेक ऑफ करता है तो उसकी आवाज की वजह से भी एक वाइब्रेशन पैदा होता है, उससे भी खिड़कियां आसपास हिलने लगती। खैर वो अलग की बात है। तो इस तरह की जो चीजें आती है वो ज्वालामुखी के लिए। फिर तीसरा आता खानों के खनन के दीवारों को ढह जाना। अब खान मान लो कि ऐसे है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हम ये मानते हैं, ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, ओह सॉरी, ये आपका अर्थ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर कुछ सामान निकालने के लिए कोयला है, खनिज है, ये है, इसी खुदाई करते चले गए, खुदाई करते चले गए, खुदाई करते चले गए। तो बीच में यहां पर तो गैप बन रहा है ना, खुदाई करते समय अर्थ को तोड़ काट के ही जा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि मान ली खुदाई करते करते हम यहां तक आ गए, हम ऐसे थोड़ा नहीं है, अब ये मान लीजिए कि ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। अब हमने खुदाई करना शुरू किया, हम नीचे चले गए, नीचे चले गए, नीचे चले जा रहे हैं ऐसे, ठीक है। और यहां से सामान का खुदाई करके जो मटेरियल है हम उसको बाहर ले जा रहे हैं, बाहर ले जा रहे हैं। यहाँ पे गैप बनता जा रहा है, यहाँ पे गैप तो बनता जा रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जो ये दीवार बन गई, यहाँ पे ये दीवार बन रही है, हम इसी में खुदाई कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुदाई गलत तरीके से हो जाती है, तो मान लीजिए ये गैप यहाँ हो गया, गैप होने के बाद क्या है, ये दीवार ऐसे ना होकर के ऐसे आने शुरू हो गई, और ये पोजीशन ऐसे आ गया, ये पोजीशन। अब क्या होता है, ये बेसलेस होकर के ये सीधे नीचे को गिर जाता है दीवार। इंडिया में एक बार चशनाला में ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जब हम लोग क्या, उसी में एक फिल्म काला पत्थर बनी हुई थी, आपको शायद याद होगा, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन थे। खैर हम फिल्म की बातें नहीं करते हैं। चशनाला में क्या हुआ था कि कोयले की खुदाई की जाए, कोयला निकाला जा रहा था, और हम ये अंदाज नहीं लगा पाए कि कहां तक वो अपने को सपोर्ट कर रहा है, वो कहां तक सपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, खुदाई करते करते एक दीवार अचानक के आकर के नीचे गिरना शुरू हो गया, और वहां पर क्या, नीचे पानी बहुत ज्यादा आ गया था, उसमें काफी कैजुअलिटी हुई थी। खैर उसकी चर्चा अब हम यहाँ पर बंद करते हैं। तो खान की दीवारों का गिर जाना, अब पता चला कि ये दीवार गिर करके ऐसे आ गई। अब ऐसे आ गई तो क्या होगा, अब ये यहाँ पर फोर्स डालेगा ना, ये पोर्शन यहाँ फोर्स डालेगा तो कंपन पैदा होगा, वाइब्रेशन पैदा होगा। फिर आता है परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट भी अधिकांश सब करते अंडरग्राउंड किया जाता है। अंडरग्राउंड इसे किया जाता है कि बाहर अगर करेंगे तो उससे रेडियो एक्टिविटी फैलती है, रेडियो धर्मिता फैलती है, जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जो मनुष्य के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज कर देता है। डैमेज सेल जब डैमेज होगा तो मौत तो निश्चित ही है, यहाँ तक कि जेनेरेशन टू जेनेरेशन जाता है, जिसका कि दुष्प्रभाव हम हिरोशिमा नागासाकी के पे गिरे एटम बम के दुष्परिणामों के पे देख चुके हैं क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परमाणु विस्फोट में मैं बताता हूं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं कि 30 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने एक ऐसे एटम बम का विस्फोट किया था जिसकी की पावर इतनी थी कि आसपास के एरिया में 5 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता नापी गई थी। तो अब क्या हुआ कि ये हमने बताया कि परमाणु विस्फोट भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि उसको अंडरग्राउंड किया था, बाहर किया नहीं जाता है, वो अर्थ को पूरा हिला देता है, अर्थ के पोर्शन में जाता है, पूरा अर्थ के साथ उसकी वेव निकलती है, चारों तरफ हिला देता है, अर्थ पे वाइब्रेशन पैदा हो जाता है, वेव पैदा कर देती है, ठीक है। अब आता है कि यहां पर ये हमने बता दिया, लेकिन मेन जो रीजन है वे विवर्तन का है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। वर्ल्ड के जितने भी ज्यादा भूकंप है वो किस पे आते हैं, प्लेट के। अब आप प्लेट के बारे में फिर से मैं एक रिफ्रेश कर देता हूं कि प्लेट क्या है। माना पिछले वीडियो में मैंने कहा प्लेट होता क्या है, जैसे कि एक इमेजिनरी मैंने अर्थ बना दिया, तो अब क्या है कि यहां पर ये पोर्शन जो है, मान लीजिए कोर है,
कोर है, ठीक है, वहां पर फेरस वगैरह आयरन मटेरियल, उसको हम चर्चा नहीं करें। होता क्या है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट हमारा है, मतलब जो ऊपर का पोर्शन है, वो करीब 100 किलोमीटर माना जाता है कि वो है, उसके नीचे के एस्ट्रोनोस्फीयर आता है, और जो अर्थ टिकी हुई है, अर्थ जिसके ऊपर टिकी हुई है, वो क्या है, उसके नीचे जो है अपर मेंटल है, जो कि पिघली हुई अवस्था में तमाम चीजें, वही जो मैग्ना वर्क की हम बातें कर रहे हैं, मटेरियल है, खनिज है, धूल है, मिट्टी है, सब चीजें जो है इसके ऊपर, और इसी के ऊपर हमारे जो कॉन्टिनेंट है फ्लोट कर रहे हैं मतलब तैर रहे हैं। जैसे कि नदी के अंदर नाव तैरता रहता है, उसी तरीके से ये भी तैर रहे हैं। तो मेन प्लेट जो है 7 है, अब ऐसे 20 उससे भी छोटे हैं, और उसके अलावा भी बहुत से टेक्टोनिक प्लेट हैं। तो ये क्या होता है कि ये चूंकि ये पोर्शन तैर रहा है, तो मान लीजिए कि हम लोग यहां पर रहते हैं, और इसको मान लीजिए कि एक किसी कॉन्टिनेंट का एक प्लेट है, ठीक, दूसरे कॉन्टिनेंट का ये प्लेट है। अब ये प्लेट क्या है, इसी प्लेट को हम यहां पर दिखा लेते हैं, माना कि ये क्या है, ये पिघली हुई चीज है, क्या है, अपर मेंटल है, इसके ऊपर एक तैर रहे हैं तो मूवमेंट होता रहता है। अब क्या होता है, इसके बाद ये प्लेट चूंकि एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे खिसते रहते हैं। जिस समय क्या होता है कि ये प्लेट में कोई प्लेट एक दूसरे प्लेट से दूर जाती है, जब दूर जाती है तो जो इनके बीच में फ्रिक्शन रहता है, उसके अंदर ड्यू टू एनर्जी ये आपस में रगड़ते रहते हैं। जैसे ही दूर जाते हैं, इसके अंदर हीट एनर्जी पैदा होती है, तमाम एनर्जी पैदा होती है। जब एनर्जी पैदा होती है तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, वेव के फॉर्म में निकलेगी। अब वो क्या करता है, अर्थ के ऊपर के पोर्शन में आता है, तो जब वो कोई चीज जो है अगर यहां पर है, वो नीचे कोई चीज को ढकेलेगी तो क्या होगा, वाइब्रेशन और कंपन होगा, तो वो नीचे से अब वेव्स निकलनी शुरू होती है, अपर पोर्शन पे आना शुरू करती हैं, जिससे क्या होगा, अर्थ के अंदर कंपन पैदा शुरू होता है। ठीक, अब ये चीज होती कैसे है, देखिए, माना कि अब ये देखिए कि अब ज्यादातर क्या होगा, ये शेल है, ठीक है, ये शेल है। अब ये सोचिए कि ये शेल इसके ऊपर है, ये शेल इसके ऊपर है। यहां पर क्या होता है अक्सर कि एक भ्रंश होता है, दरार होता है, अर्थ के उस पोर्शन में दरार होता है। तो दरार होने की वजह से क्या होता है, और नीचे दो यही चीजें हैं, मान लीजिए इसको, ये जो चीजें हैं ये मूवमेंट कर रही हैं, ये दोनों चीजें हैं, ये आपस में फ्रिक्शन से मूवमेंट कर रही है, जिसको कि मैंने इस पोजीशन में ऐसे दिखा दिया है। ठीक, अब रिजल्ट क्या होता है कि भ्रंश के कारण क्या होता है, ये शेल भी इसको दबाती रहती है, ये भी इसको दबाती रहती है। अब बीच में क्या होता है, ये फ्रिक्शन, इनका मूवमेंट ऐसे ऐसे होता रहता है, आपस में घिसते रहते हैं। परिणाम क्या होता है, कभी कभी पोजीशन क्या होता है कि ये चीज नीचे को दब जाती है। जब ये चीज नीचे को दब जाती है तो ये दो प्लेट है एकदम नीचे चली जाती है, एक ऊपर को उठनी शुरू होती है। उसी समय क्या होता है, एनर्जी पैदा होती है, और वही एनर्जी जो है डिफरेंट फॉर्म में हमको मिलती है, जिसको कि हम वेव्स कहते हैं। ठीक, अब वो एनर्जी इससे पैदा होती है। दूसरी तरीके से ये समझिए कि कोई भी चीज जीता है तो एक और भी रीजन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप नाव कहीं नदी किनारे चले जाइए, आप देखिए कि नाव बगल में दोनों लंगर में खड़ी हुई, तो दोनों नाव को आप देखें कि नदी के ऊपर ऐसे ऐसे फ्लोट कर रही है। एक पोजीशन ऐसा भी हो तो कभी नाव एक दूसरे के ऊपर चला जा सकता है, तो ऊपर भी जब जाएगा तब भी वो ऊपर के पोर्शन को टच करा, जिससे वलित परत बनने की, जिससे फोल्डेड माउंटेन बनता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर इसको एक तरीके से और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माना कि ये दो प्लेट है, नीचे क्या है, अपर मेंटल पे ये दोनों फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं नाव के तरीके से, ये सब ऐसे 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 हैं, ठीक है। लेकिन अचानक क्या होता है कि एक शैल जो है वो इसको दबाता है नीचे को, जब दबाता है नीचे को तो जो बीच में फ्रिक्शन है ये चीज नीचे को दबता है, ठीक है, भ्रंश के पास जो है, जिसको फाल्ट हम बोलते हैं, ये चीज अचानक नीचे बढ़ता है। अब क्या होता है, ये दोनों प्लेट जो आसपास रहते थे ये दूर भागते हैं। जब दूर भागते हैं, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है। अब पहले क्या है, ऐसे ऐसे रहते हैं, या ऐसी भी पोजीशन होती है कि ये तो झटके से नीचे आ जाता है। तो इसके भी जो फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा होती है वही हमको वेव्स के रूप में मालूम होती है। इसको मानकर चलिए बच्चों की ये दो प्लेट है जो कि प्लेट पर ऐसे चल रहे थे, अब अचानक प्रेशर पड़ा है फाल्ट के पास, एक चीज नीचे चली गई प्लेट, तो फ्रिक्शन से जो एनर्जी पैदा हुई है वही तरंग के रूप में आती है। अब दूसरी चीज ये है कि ये वेव्स
को 3 नाम दिया गया है, लेकिन मेन तो जो है प्राइमरी और सेकेंडरी वेव है। प्राइमरी पी है, PSL, क्या ना, प्राइमरी तो प्राथमिक पहली, ठीक, एस फॉर सेकेंडरी द्वितीयक, एल क्या है, एल लव तरंग है। ये लव तरंग क्यों इसको कहा गया है, क्योंकि इसके जियोलॉजिस्ट तो मिस्टर एच.डी. लव थे, इसीलिए उनके नाम पर इसको लव तरंग कहा गया है। अब इसकी विशेषताओं को हम देखें क्या है। प्राइमरी जो होती है, हमने लिखा है कि ये गैस, तरल, ठोस इस सबसे गुजर सकती है। मतलब क्या है कि अगर ये यहां पर पैदा हुई है तो ये ऊपर तो जाएगी क्योंकि ठोस के ऊपर है, नीचे लिक्विड जो है, जो कि तरल अवस्था में है अपर मेंटल, वो उसको क्रॉस करते इधर उधर भी भागेगी, चारों तरफ भागेगी, ठीक। इसकी जो औसत वेग होता है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैं अभी समझाता हूं। दूसरी क्या होती है, ये सेकेंडरी, ये इसको क्या कहते हैं, ये केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है। ठोस माध्यम का मतलब सॉलिड क्या है, सॉलिड ऊपर का क्रस्ट होता है, अर्थ का जो क्रस्ट है वही सॉलिड है, फिर नीचे तो जब जाएंगे तो गले वाली चीजें मिलेगी, पिघली अवस्था में खनिज पदार्थ, मैग्ना, लावा सब कुछ मिलता है। तो ये ऊपर की तरफ आएगी, ये नीचे की तरफ नहीं जा सकती है। फिर इसके बाद क्या है, इसकी औसत वेलोसिटी क्या है, 4 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही डेंजरस है। और मोस्ट डेंजरस क्या है, ये है लव तरंग। ये क्या है, ये अर्थ धरातली तरंग कहता है, मतलब कि अर्थ के धरातल पर इसका मूवमेंट होता है, तो इसीलिए इसके नाम दिया गया है धरातली तरंग। लेकिन और इसका औसत वेग है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। लेकिन ये सबसे खतरनाक है। अब हमने कहा क्या है, एक चीज हमने कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वर्ड आया है, पहले इसको समझाएं। लॉन्गिट्यूडनल होता है, माना कि फ्रीज करता है, लेकिन मैं समझाना चाहूंगा। होता क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो एकदम ऐसे सॉरी, उसका मूवमेंट जो होता है बिल्कुल एक तरीके से होता है। वो क्यों होता है, इसमें क्या होता है कि तो एक पार्टिकल जो होता है, वो पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को धक्का देता है, फिर वो अपनी जगह वापस आ जाता है, फिर ये आगे वाले पार्टिकल को धक्का देता है, फिर ये वापस आ जाता है, फिर ये आगे वाले को धक्का देता है, फिर ये वापस आ जाता है। मतलब क्या, ऑसिलेशन होता है, ऐसे ऐसे करता है, वो उसको धक्का दिया आगे बढ़ गया, वो उसको धक्का दिया वो आगे बढ़ गया, वो उसको धक्का फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जिसको इन्हें बोलते हैं, मतलब कि वो तरंग क्या बिल्कुल सीधे ऐसे ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसी में इसको मैकेनिकल वेव्स ही कहते हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि जो P है, जिस प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं, इसका जो वेवलेंथ बहुत कम है। वेवलेंथ कम का मतलब क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा। वेवलेंथ क्या होता है, जब तरंगों के रूप में ऐसे ऐसे कोई चीज मूवमेंट करती है, तो जो इनका पीक पॉइंट होता है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। या अगर आप चाहे तो इससे भी नापे तो दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ, मतलब जो पीक पॉइंट होता है तो उन रेस का जो वेव्स है, जो तरंग बन रही है, उन दोनों को मिलाएंगे तो। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये देखिएगा आप कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि कम समय में ये ज्यादा बार घूम रही है, ऐसे ऐसे कम समय में ज्यादा बार घूम रही है। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है कि अगर इतने पोर्शन में आपने देखा तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतने इतने बार ऊपर नीचे चलेगी। अब दूसरे तरफ आते हैं, पहले फिर इसके बाद आते हैं। हाँ, और ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि एक्सिस हमने बनाई है, एक्स वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई एक्सिस तक सभी बच्चे जानते हैं, एक्स वाई एक्सिस। अगर ये ऊपर उतना जाता है, ऊपर नीचे जाता है, बीच में एक लाइन में बना लिया, पता इतना ऊपर गया, फिर ऐसे आया, फिर गया, फिर ऐसे आया। तो जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है पीक पॉइंट इस लाइन से, उसको कहते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी हो रही है, यहां भी एम्पलीट्यूड के डेफिनेशन यहां पर यही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इंटरेस्टिंग है कि ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स से मतलब क्या हो, क्या फर्क क्या पड़ गया। ट्रांसवर्स वेव जो होती है उसमें यहां पे आपने देखा कि ये पार्टिकल इसको ऐसे धक्का दिए फिर वापस आ गई, ये इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, ये धक्का देकर फिर वापस, फिर इसके पास गया, फिर ये धक्का, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है आगे की तरफ, एकदम लीनियर लाइन में सीधे ऐसे ऐसे करके आगे को बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो पार्टिकल का मूवमेंट है
वो ऐसे ना हो करके वर्टिकल होता है। ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आ जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका मूवमेंट जो होता है ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। वहां पर क्या ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये अनुदैर्ध्य है, और जो ऐसे हो रहा है वो अनुप्रस्थ है, विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, इसके क्या है कि ठोस हमने बता दिया कि क्यों ठोस हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये डेंजरस क्यों है, व्हाई इट इज वेरी डेंजरस। डेंजरस इसलिए है, जैसे कि आप देखिए, आप सुनार की दुकान पे जाएंगे, वो क्या बनाता है, ऑर्नामेंट बनाता है, आभूषण बनाता है। वो कैसे ठोकता है, वो ऐसे 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 ऐसे, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। मतलब क्या है कि उसका आयाम जो है, वो आयाम क्या है, जैसे कि वो ऊपर से ऐसे 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 कर रहा है, जल्दी ठोकर का आभूषण बना रहा है आपका है। लेकिन अगर उस सुनार के, लोहार के पास चले जाइए, ब्लैक स्मिथ के पास चले जाइए, वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े आपको चाकू बनाना है, गड़ासा बनाना है, बड़े बड़े हथियार बनाना है, बल्लम भाला बाजू बनाना है, या क्या कहते हैं कि खुरपी बनाना है, या डोमेस्टिक चीज गांव में इस्तेमाल होती है, हंसिया बनाना है। उनको बनाने के लिए क्या करते हैं वो लोग करते क्या है, पहले उसको गर्म करके लाल कर देते हैं। लाल होने के बाद क्या होता है, एक आदमी बैठा रहता है। कभी आप किसी लोहार के पास जाकर देखिए जो इस तरह के लोहे के सामान में आता है, एक आदमी हा ऐसे करके मारता है। मतलब क्या है, उसका आयाम वो अधिक हो गया। आयाम अधिक होने से क्या हुआ, वही चीज है। देखिए यहां पर इसका आयाम छोटा है, यहां पर इसका आयाम इतना बड़ा हो गया है, इसका आयाम इतना बड़ा हो गया, सबसे अधिक इसका, इसके बाद इसका। दोनों एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक रखते, मतलब दोनों की विशेषताएं एक ही तरह के। आप देख रहे हैं कि ये यहां से यहां जाने में 3-4 का ट्रेवल किया, ये इतने में इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम होती है, लेकिन ताकत बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि लोहा ऐसे कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो ठोक करके लोहे को शेप दे रहा है, लाल को, वो ऐसे मारता है, फिर उठाता है, इसलिए इसका पावर बहुत ज्यादा होता है, मोस्ट डेंजरस माना गया है। अब प्रश्न ये उठता है, दूसरी चीज ये है कि उठता है तो ये पीएसएल जो कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी लव किया है, तो ये जाते कैसे हैं, इनका क्या नाम होता है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जिस जगह से ये होता है, जहां पर कि ब्रंश के दबने से या प्लेट की शिफ्टिंग से, आपस में टकराने की शिफ्टिंग से जहां पर ये भूकंप पैदा होता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को कहते हैं इंग्लिश में फोकस, या इसको हाइपोसेंटर भी बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं हम उद्गम। उद्गम तो जानते हैं, कहते हैं नदियों का उद्गम स्थल का मतलब जहां से उसका उद्गार होता है, जहां से वो निकलता है, वैसा इट ओरिजिनेट्स, जिसका जहां से ओरिजिन कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये अर्थ पे आता है, तो अर्थ पर जिस पोजीशन पे आता है उसको हम बोलते हैं इपीसेंटर। अब प्रश्न ये उठता है कि सब तीनों तो हैं क्या इपीसेंटर, तो अब इसमें रेस सबसे पहले पहुंचेगी, स्पीड भी इसकी अधिक है, ठीक, इसकी स्पीड कम है इसकी, तो निश्चित रूप से पी जो है सबसे पहले पहुंचेगी। और सबसे पहले जब पहुंचती है तो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री पर होता है। आप किसी भी ट्रायंगल को देख लेंगे, अगर मान लीजिए हम कहें कि यहां से यहां का डिस्टेंस नापिए, तो जो राइट एंगल होगा 90 डिग्री, वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। अगर इसी को हम कहेंगे यहाँ पैरेलल, मान लो कि अर्थ पे ये पोजीशन यहाँ ना होकर यहाँ पर है तो पैरेलल देखने में लगा किसी लाइन में, लेकिन जब आप इस लाइन को नापेंगे तो यू विल फाइंड कि ये लाइन जो है इससे बड़ी है। इसी कारण से इसकी लेंथ, स्पीड भी अधिक होती है पी की, और क्या ये सीधे निकलती है। इससे सबसे पहले जो अर्थ पे रेज आती है वो पी आती है, उसके बाद एस आता है, फिर उसके बाद एल आता है। ठीक, और जिस पोर्शन, पर्टिकुलर पोर्शन पे निकलता है जहां पर के इफेक्ट डालता है अर्थ के ऊपर आकर के सीधे, उसको बोलते हैं इपीसेंटर। अब आपने सुना होगा जब कभी भी भूकंप आता है तो बताता है कि इसका जो है भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के लामजुंग में था, इसका जो था अफगानिस्तान के काबुल में था। इफेक्ट हो रहा, मतलब क्या है कि वो एपिसेंटर जहां पर वो पैदा हुआ है वो सीधे अर्थ पर जब आया है, तो जिस सेंटर पे देखा गया कि यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ताकत है, उसको मान लिया कि दिस इज द एपिसेंटर एंड इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर। ठीक 90 डिग्री पे जहां पे आया है, जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी रही है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज एपिसेंटर, जहां पर कि सर्वाधिक तीव्रता को फील किया गया। हाँ, अब यह प्रश्न उठता है कि हम भूकंप की तीव्रता को कैसे नापते हैं।
भूकंप की तीव्रता का जो स्केल है वो मर्कैली स्केल होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक का आया, दो का आया, तीन का आया, नापते तो रिक्टर स्केल पे है, लेकिन कितने इंटेंसिटी का आया कहते हैं ना कि भूकंप की तीव्रता 5.3 देखी गई, 3.1 देखी गई। तो अब उस तीव्रता को, हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, तो इसीलिए क्या हुआ, भूकंप की तीव्रता को भी नापने के लिए एक यूनिट बनाई गई। तो अब वो यूनिट कौन है, वो उसको बोलते हैं मर्कैली। मर्कैली क्यों बोला गया, बाद में जो था इस मर्कैली संख्या के बारे में एक और भी चर्चा अभी हम बात भी करते हैं। अब मर्कैली जो था ये इटली के भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, जियोलॉजिस्ट थे। इनके नाम पे क्या है कि इसका नाम दे दिया मर्कैली संख्या। बाद में क्या हुआ है कि इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट भी किया गया था, एम मर्कैली बोला जाता है, मतलब मॉडिफिकेशन किया गया, लेकिन मेनली हम मर्कैली के नाम से ही जानते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई पूछे भाई कि भूकंप की तीव्रता कैसे नापी जाती है, तो नापने के लिए ठीक है, रिकॉर्ड किस पे किए, सिस्मोमीटर, साइस्मोमीटर से किए, सिस्मोग्राफ पे किए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कैसे हमने देखा कि इंटेंसिटी कितनी है, तो वो इंटेंसिटी जो है वो मर्कैली से होता है। और इसका मेजरमेंट एक्चुअली 1 to 10 मैक्सिमम आ जाता है, क्योंकि 10 का भूकंप कभी आया नहीं है, 10 के जो भी आते हैं भूकंप वर्ल्ड में वही आते हैं। और एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि अगर हम 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो इसका मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो इंटेंसिटी या तीव्रता जो है एक के बाद 2 हो गया जैसे डबल हो गया, ऐसा नहीं है। या 2 के बाद हम 3 पे गए तो मान लेंगे कि एक का दूना हुआ, दूना का फिर 2 का 4 पे गए तो 2 का 4 गुना होगा। एक से जब हम 2 पर जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है 10 होती है, 2 से 3 पर जाएंगे तो वो भी 10 होती है। इसका मतलब 10 गुना का अंतर आता है। ये नहीं कि हम 1 से 2 पे गए तो 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, तो मतलब कि अगर हमने निकाला 1 और 3 के बीच में तो हमने माइनस कर दिया कि 2 इंटेंसिटी का अंतर है। नहीं, यूल काउंट कि ये 20 टाइम्स बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया है, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ल्ड में एक चीज इंटरेस्टिंग बात है कि 1960 में जो 22, इसको हमने कर लिया है जानबूझ करके, कि चिली में जो 9.5 का एक भूकंप आया था, ये अब तक का सबसे डेंजरस रिकॉर्ड माना गया है। तो 9.5 मतलब 10 तो मीटर ही 9.5 तक आया था। वो कब आया था, 22 मई 1960 को, ठीक। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में भूकंप क्यों आता है ना। अब उसके बाद आगे हम चर्चा करें तो भारत क्या है, जैसे मैंने कहा कि सभी कॉन्टिनेंट्स जो हैं किसी न किसी प्लेट ऊपर नीचे एक प्लेट ऐसा उस पर तैर रहे हैं। जब तैर रहे हैं तो वो कभी नीचे जुड़े हुए, एक तरह से नीचे के पोर्शन में कहीं न कहीं किसी को लगा है। जब उनका मूवमेंट एक कहीं करीब होता है, जैसे वो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, कोई प्रेशर पड़ा वो नीचे आ गया, बस तुरंत एनर्जी निकल गई। तो इंडियन कॉन्टिनेंट का जो, इंडिया का जो प्लेट है वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है हिमालय से भी चलता है, हिमालय का भी पूरा पोर्शन है। ये कभी कभी यूरेशिया, जिसको कि यूरोप एंड एशिया का पार्ट कहते हैं, वो उस प्लेट से कभी कभी इनका टक्कर हो जाता है। और उनके टक्कर के कारण क्या होता है कि इंडिया या उस जगहों पे दोनों में आएगा भूकंप, दोनों में ही आएगा, लेकिन इंडिया का करते हैं इंडियो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट होती है, जब कभी भी यूरेशियन प्लेट से टकराती है या उसके साथ मूवमेंट उनका कहीं भी होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उस समय जो आता है भूकंप वो ओनली ड्यू टू भारतीय प्लेट और भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्लेट साथ है जो मूवमेंट कर रहे हैं, और एशिया के प्लेट के टक्कर के कारण होता है। अब जो भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये मूवमेंट क्या है, देखो इनका भी मूवमेंट है, ये 49 mm के स्पीड से जो है, मेमन की स्पीड से एक साल या आगे पीछे बढ़ते रहते हैं। मतलब एक साल में क्या है 4.9 सेंटीमीटर ये मूवमेंट करते रहते हैं। उसी मूवमेंट पे कभी अगर भ्रंश या फॉल्ट आ गया या किसी कारण से और भी कोई रीजन हो गया, जबकि वो दूसरे डिस्टर्ब हो गए, तो एनर्जी पैदा हो जाती है। अब क्या है, प्रश्न ये उठता है, भूकंप के कारणों को मैंने देख लिया क्या है। अब हम देखें कि अगर आप घर के अंदर बैठे हैं, कोई किसी ने कहा अरे भाई अभी तो मालूम हुआ कि गाजियाबाद में भूकंप आया था, आपने कहा मुझे तो मालूम नहीं हुआ, गाजियाबाद वालों ने फील कर लिया, उनको भूकंप आया। किसी ने कहा कि अरे भाई अभी भूकंप आया था, कहाँ आया था, वैशाली में, नेपाल बॉर्डर पे, बिहार में आया था, है तो इंडिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां पर तो मालूम हुआ, कि हमें तो नहीं मालूम हुआ। हाँ, वो क्यों होता है, क्योंकि भूकंप की तीव्रता एपिसेंटर से फैलती है ना। माना कि हम तो यहां पर हैं, ठीक,
ईपी सेंटर यहाँ पे मान लो मेन है, ये मान लो कि जहां पर भूकंप पैदा हुआ मान लो कि नेपाल है, तो नेपाल में अधिक होगा, और हम यहाँ बैठे हो वाराणसी में मान लो बैठे हुए हैं, तो इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगी, तो ये ताकत कम है। तो मालूम है, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे 7 का आया था इस भूकंप, तो हमने कहा भाई कि यहाँ पर क्या फील किया गया, 3 का किया गया, इसके पहले 4 का किया गया, और भूकंप मान लीजिए यहाँ पर हम लखनऊ में आ गए, हमने कहा यहाँ तो हमको मालूम ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कम होती गई। तो जब इंटेंसिटी कम हो गई, तो अब देखें किस इंटेंसिटी को हम फील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 1 का आता है, तो इसको आप फील ही नहीं कर पाएंगे। आपको बताया जाएगा कि कल यह भूकंप आया था, तो आप तो क्योंकि आपके यहाँ जो इंटेंसिटी कम होते होते आई 1 पे आ गए, आप कहेंगे मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा क्या है, जब 2 आएगा तो आप कहेंगे हाँ यार मैं तो कहीं गाड़ी के पास कहीं किनारे खड़ा था, मुझे लगा कि कुछ हो रहा है कि मैं समझ नहीं पाया। तो अब क्या वो हल्का महसूस करेंगे। अगर आप वो भी तब जब स्टेशनरी मतलब स्थिर अवस्था मूवमेंट में, तो आपको मालूम ही नहीं होगा। वो क्या रेंज है 2। फिर क्या होता है 3 जो है, 3 जब आएगा, अगर 3 का आएगा तो जो ईपी सेंटर के पास है, जहां पर सीधे एकदम से उनको फील होगा कि भूकंप आया है, लेकिन आसपास वो बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो गया। फिर 4 का अगर आता है ना, 4 का आ गया, तो ईपी सेंटर के पास ये महसूस तो करेंगे, लेकिन यहाँ छोटी मोटा नुकसान भी हो सकता है, छोटा मोटा, नॉट बहुत ज्यादा नहीं। फिर 5 का आएगा, अगर 5 ईपी सेंटर पर यहीं पर कहीं पे बिल्डिंग है, मान लीजिए ईपी सेंटर के पास कोई लोग रहते हैं, बड़े बड़े होटल है, रेस्टोरेंट है, बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो उनको वो नुकसान कर देगा। इतना नुकसान नहीं करेगा कि बिल्डिंग कोलैप्स कर जाए, इतना जरूर होगा कि वो बिल्डिंग वगैरह के अंदर क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाए, या वहां पे पहाड़ियां वगैरह है तो पहाड़ियों के अंदर भी थोड़ा बड़ा लैंडस्लाइड या भूस्खलन की स्थिति पैदा होगी, तो हल्का सा असर डालेगा। ठीक। अगर फिर क्या है, अगर मैं मान लूं कि ये 6 का आ गया, तो 6 का आएगा, तो जो अगर इस पोर्शन में जो है, जो ईपी सेंटर की हम बात कर रहे हैं, बार बार इसको देखिए बच्चों, कि ईपी सेंटर के पास अगर ये 6 का आया है, तो 6 का मतलब क्या है कि अगर वहां पर कोई बिल्डिंग है तो ध्वस्त हो जाएगी, है ना। वहां पर पहाड़ी अगर है तो वो भी क्रैक हो जाएगा, वहां पर बड़ी लैंडस्लाइड आ जाएगी, वहां पे सड़कें वगैरह हल्का सा भी क्रैक आ जाएगा। ठीक। अब क्या होता है, अगर 7 का आ गया, तो 7 बहुत ही खतरनाक होगा। अगर इसी ईपी सेंटर पे 7 का आ गया, ईपी सेंटर की बातें मैं कर रहा हूं, और कि अगर ईपी सेंटर पे माना कि उसकी इंटेंसिटी की बात हो रही, न कि मान लीजिए कि यहां पे 7, अगर वो ईपी सेंटर पे 7 है, आसपास तो कम होता जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा, काफी विनाशकारी हो जाएगा 7 के पोजीशन में। अब हमने कहा कि 8 आ गया, 8 का असर क्या होगा, 8 यहां तो नुकसान पहुंचा ही देगा, यहां तो जो बिल्डिंग उनको ध्वस्त कर देगा, सड़कें फट जाएंगी, जो बिल्डिंग और या सिस्टम वगैरह पूरा टूट जाएगा, बिजली के खंभे हैं सब जमीन के अंदर घुस जाएंगे, पता नहीं चलेगा यहाँ पर हुआ क्या था, ये क्या हो गया लोग कहेंगे। और फिर जब उसकी क्षमता कम होती जाएगी तो काफी दूर तक प्रभावित करेगा। आपको याद है, अब हम यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं कि आप हमारे आप में से कोई नहीं भूला होगा कि जब 25 अप्रैल 2015 को जो नेपाल में भूकंप आया था, जिसका कि एपी सेंटर लामजुंग में था, वहां पर एपी सेंटर जब आया तो उसका असर जो है पूरे उत्तर भारत में लोगों को मालूम हुआ। यहां पर भी लोगों को पता लगा हम हिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। माना कि उसके दोबारा रिपीटिशन 12 मई को भी हुआ था, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस था। यहां पर क्या हुआ, क्योंकि वहां पर नेपाल में सड़कें फट गई, बड़े बड़े होटल ऐसे ताश के पत्थर ढह गए, वहां पुरानी बिल्डिंग धरोहर थे, धरौरा एक जगह वहां पूरा कोलैप्स कर गया, पुरानी मॉन्यूमेंट टाइप की चीज थे। मतलब क्या, वहां तो उसने खत्म कर ही दिया, और आसपास जहां तक भी गया, अगर मान लीजिए कि वो जाते जाते आसपास में कम होते तक 7 पहुंचा, उसको भी काफी नुकसान पहुंचेगा, 6 तक पर नुकसान पहुंचेगा, 5 तक की पहुंचते पहुंचते जहां पर कम होगा वहां पर बिल्डिंग लोगों को क्रैक करेगा। अब 9 अगर आ गया, 9 का मतलब समझिए कि सत्यानाश एक तरह से है। 9 का मतलब क्या हो गया कि सत्यानाश है, कोई भी चीज ऑलमोस्ट बनेगी, सब ध्वस्त हो जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न ये कि भाई अब आप कहेंगे कि ये मरकरी संख्या है जो कि हमने बताया है, आप ये कहेंगे आपने सब कुछ तो बता दिया, भूकंप तो हम भी जानते हैं कि भूकंप आता रहता है, जमीन हिलती रहती है, लोग भागते हैं, बिल्डिंग गिरती है, तो ये आपके बताने से फायदा क्या है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए खैर हमने पॉइंट बता दिया स्टूडेंट के लिए, लेकिन आम आदमी कहेगा आखिर इससे बताने से फायदा क्या है, तो हम भी जानते हैं जमीन हिलता है, भूकंप तो भूकंप आता है। ठीक, तो लेकिन इससे सावधानियां क्या बरतनी हमको है। सावधानियों के बारे में क्या है कि हमने क्या कहा है
कि बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइट, बिजली और तार से दूर है। जिस समय भूकंप आता है, अगर किसी बिल्डिंग के पास है, मैदान की तरफ भागने की कोशिश कीजिए। स्ट्रीट लाइट है, उससे क्यों करंट आ रहा है, वो तुरंत करेगा, करंट भी मार सकता है, आग लग सकता है। फिर क्या है उसके बाद, अब बिजली के तार से दूर होकर तार टूटेगा, टेलीफोन के तार टूटेंगे, मतलब जहां कहीं भी तार वगैरह चीज जंजाल है, मतलब कोशिश करिए कि एज मच एज कि आप मैदान की तरफ भागने की कोशिश, जहां पर कोई भी कोलैप्स होता है तो आप उसको देखते रहिए। साथ ये भी देखते रहिए कि इसमें दरारें पड़ती, जमीन के अंदर भी आदमी घुस सकता है, वहां पर अलर्ट पोजीशन में रहिए मैदान में, क्योंकि बहुत इंटेंसिटी का कहीं के दरार पड़ रहा, आपको लगा जमीन के नीचे तो मैं नीचे जा रहा हूं, तुरंत कूद करके दूसरे की तरफ जाइए। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, बहुमंजिला इमारत में रहते हैं, तो लिफ्ट से आने की मत कोशिश करिए। लिफ्ट से आने का मतलब मौत को निश्चित दावत देना है, क्योंकि बिल्डिंग जब टेढ़ी हो जाएगी, सब कुछ होगा, तो लिफ्ट भी टेढ़ी काम करना बंद कर देगी। तो कोशिश करिए कि सीढ़ियों के रास्ते से एग्जिट करिए, और जहां तक भी हो भागने की कोशिश करिए। तो ये सब सावधानियां। अब क्या है कि मान लीजिए आप ऐसी स्थितियों में नहीं है, कोई भी आदमी घर के अंदर बैठा हुआ है, तो अब वो क्या करेगा, वो कहां से जल्दी जल्दी भाग के जाए, कहां से मैदान ढूंढेगा, अगर घनी आबादी में है। तो उसके बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका, उसके पास जो चीजें होती हैं वो क्या है, वो दीवार के कोने में चला जाए। दीवार कोने जाए, दीवार ऐसे गिरती है, तो जब दीवार कोलैप्स ऐसे करेगा तो उसको बचने के रास्ते रहते हैं। दूसरा क्या है, कोई सॉलिड टेबल वगैरह हो, मेज वगैरह हो, आप उसके नीचे चले जाएगा। आप कहेंगे भाई मेज तो आएगा, तो मेज क्या बचा लेगा, मेज इसलिए थोड़ा आपको बचा लेगा, कोई लोहे का मेज सब घरों में रखते नहीं है, अगर लोहे का मेज है, लोहे का सभी जाए, क्योंकि ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र में का इंडिया बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं तो हम लोग उसकी व्यवस्था करते, जापान ऐसे मकान बनाते, वेनेजुला ऐसे मकान बनाते, इंडोनेशिया ऐसे मकान बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आती है खुदा न खास्ता, तो आप टेबल के नीचे जाने पर क्या होगा, अगर बिल्डिंग का कोई पार्ट, कोई पंखा गिरा, कोई बिजली गिरा, छोटे मोटे चीजें गिरे, वो सबसे पहले किस पे गिरेगा, सबसे पहले वो टेबल पे गिरेगा। तो टेबल पर गिरने के बाद उसके मोमेंटम एक होता है, वो जीरो हो जाएगा, उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, माना को तोड़कर नीचे आएगा। लेकिन तब भी क्या हुआ कि जो टेबल का हिस्सा है वो, या कोई ऐसा बेड हो जो कि ऊपर को हो, नीचे के आप जा सकते हो, दीवान की बातें मैं नहीं कर रहा, डबल होता है ना ऊपर बना हुआ, वो क्या करेगा, पहला लोड वो संभाल लेगा। नीचे आते आते क्या होता है, उसकी ताकत कम हो जाएगी, जो चीज उसके ऊपर गिर रही है, चाहे टेबल के ऊपर चाहे बेड के ऊपर, तो वो उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। ये सब सावधानियां आपको रखनी पड़ेगी। अब एक चीज और हमको बताना है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने सुनामी की बात कही कि व्हाट इज सुनामी। सुनामी भी एक भूकंप है, लेकिन इसको इसलिए अलग नाम दे दिया गया है क्योंकि ये महासागरों, ओशन, समुद्र तल पे पैदा होता है। तो अब आप कहेंगे समुद्र तल पे पैदा होने का क्या कोई रीजन और है? नहीं, कोई रीजन नहीं है, अलग है। रीजन वही है क्योंकि समुद्र का तल भी क्या है, वो 100 किलोमीटर नीचे थोड़े जाता है। जैसे अधिक से अधिक क्या मेरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशन पड़ता प्रशांत सागर में, वो भी क्या है 11.2 किलोमीटर का है। मतलब उसके नीचे फिर जमीन ऐसे जैसे ये जमीन है, लेकिन वो एक कटोरी ऐसा, उसके अंदर पानी भर गया है, इसको हम सागर कहते हैं, महासागर कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर समुद्र के तल के नीचे से, समुद्र के उसका इपिसेंटर या फोकस समुद्र के तल में आ जाएगा, तब होगा क्या, वो ऊपर को आएगा, तरंगे ऊपर को आएंगी, वहां की जमीन हिलेगी, तो समुद्र में लहरें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी के नीचे से तो आ रहा है, तो वो हिलाएगा ऊपर को पानी को, तो समुद्र में तेज तेज की लहरें आने शुरू की जाती है। इसीलिए सुनामी में जब आया था, जापान, इंडोनेशिया, बाली या इंडिया का भी कुछ पार्ट, अंडमान निकोबार में बहुत ही कैजुअलिटी, बहुत लोग मारे गए थे। होता क्या है, लहरों का कोई कारण नहीं होता, लहरों का कारण होता कि नीचे से कोई चीज पुश कर दी गई, जब पुश कर दी गई तो ऊपर पानी भागना शुरू किया, इधर उधर आना शुरू हुआ, वो लहरें जो आती हैं, दैट इज कॉल्ड सुनामी। अब इसको हम दूसरे तरीके से बच्चों आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए कि हमने इसको मान लिया कि ये अर्थ है, माना कि इसने मग लिया हुआ है, ठीक है ना। अब अर्थ तो मग है, तो मग में मैंने पानी भर दिया है। ये पानी हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ये पृथ्वी का अपर मेंटल है, और इस अपर मेंटल के ऊपर हमारी पृथ्वी ऐसे तैर रही है, जो कि एक प्लेट के रूप में, माना कि ये एक प्लेट हो गया, ठीक है। अब ये प्लेट है जब इसके ऊपर, तो हमने क्या किया कि इसी प्लेट के ऊपर, इसी टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर क्या है, माना कि ये सागर है, क्या है, ये सागर है।
ठीक, तो मतलब सागर के अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन वो भी क्या है, इसी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ही है। तो अब क्या है, जैसे ही ये मूवमेंट अगर ऐसा किया एपिसेंटर, मान लीजिए कि इसके नीचे मूवमेंट आया, तो अब क्या होगा, ऐसे जब ऐसे आप करेंगे तो अर्थ, तो पानी इधर भागना शुरू हुआ, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, लेकिन ये पोर्शन क्या है कि अब इसी को हमने ऐसे ऐसे करना शुरू किया, तो अब जो पानी इसके अंदर में रखा हुआ है इस कटोरी के अंदर, ये मान करके कि ये महासागर है, तो ये पानी ऐसे ऐसे होना शुरू कर देगा इसी के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जिस तरह से मूवमेंट करता है, दिस इज नोन एज सुनामी। तो सुनामी कुछ अलग चीज नहीं है, सुनामी वही चीज है भूकंप, बट लेकिन उसका उद्गम स्थल, फोकस या हाइपोसेंटर, उद्गम स्थल कहां होता है, उस समुद्र तल के नीचे होता है, और उसका एपिसेंटर भी नीचे होता है। तो वो क्या करता है, एपिसेंटर जैसे ऐसे वहां पर भूकंप आता है, उस स्थल पे, समुद्र तल के स्थल के नीचे के लिए, वो ऊपर को जब रेज आती है तो वो समुद्र के पानी को ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देती है। तो अब क्या होता है, आसपास के एरिया को डुबाना शुरू कर देता है। हम आशा करते हैं बच्चों कि आपने भूकंप और सुनामी के बारे में संक्षेप में, लेकिन जो मेन पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल कर ली है। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य विषय के साथ आपके सामने में आएंगे, जो कि दिन प्रतिदिन तथा परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उपयोगी होगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय।